हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाती हूँ। आओ सुने। एक वक्त की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन को ट्रैवल का बड़ा शौक था। लेकिन इस बार मुल्ला नसरुद्दीन ने 1 साल घर में ही बिता दिया था। उसे बेचैनी होने लगी। मुल्ला नसरुद्दीन को शक होने लगा कि उसकी पत्नी उसे ठीक तरह से इज्जत नहीं दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी को लगा कि मुल्ला बड़ा ही डिमांडिंग हो गया था और वो जल्दी गुस्सा भी हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी को अपने पति की बेचैनी की वजह पता थी। वो कभी भी इतने लंबे वक्त तक साथ नहीं रहे थे, इसलिए एक दूसरे से दूर रहकर ही मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन अपने आप को आईने में देखा और उसे लगा कि वो मोटा हो गया था। ये एक अच्छा साइन नहीं था। खाने का सारा फैट, सारी चर्बी सीधा उसके कमर के पास आकर बस गया था। फैट क्यों कमर को चुनता है, ये उसके समझ के बाहर था। ट्रैवल करने से इंसान की सोच ऊंची होती है और सोच ऊंची होने के साथ साथ कमर भी छोटी हो जाती है। विद्या प्राप्त करने के लिए आदमी को ट्रैवल करना होता है। दुबले होने के लिए भी उसे ट्रैवल करना पड़ता है। मुल्ला नसरुद्दीन के दिनों में सफर करना तो एक बड़ा एडवेंचर था। सफर करते हुए आदमी को नहीं पता होता था कि उसका अगले वक्त का खाना कहाँ मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। यात्री को ये भी पता नहीं होता था कि वो अगली रात कहाँ गुजारेगा। शायद वो एक यात्री घर हो सारे आराम वराम के साथ, या शायद खुले आसमान के नीचे जमीन पर चादर बिछाए और कपड़ों की थैली को तकिया बनाए। ट्रैवल खतरे से बगैर भी नहीं होता था। मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। पता नहीं कि कब डस्ट स्टॉर्म आकर यात्री का सफर दिनों तक डिले कर दे, या पता नहीं कि कब हाईवे के चोर आकर उसे लूट कर चले जाएं। ये सब ध्यान रखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने एक रात अपनी पत्नी से कहा, जानू, मुझे अगले शहर में कुछ काम है। मुझे कल सुबह सुबह निकलना होगा। शायद वापस आते आते मुझे 1 महीना लग जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उसकी बात सुनकर सरप्राइज्ड नहीं हुई। उसे पता था कि मुल्ला नसरुद्दीन एक ना एक दिन उसे ये बात कहेगा जरूर। वो खुश थी अपने पति से कुछ दिनों के लिए दूर रहने के लिए। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने उसके कपड़े, टोपी, जूते के 2 जोड़े और दिन के लिए खाना एक बैग में बांध कर दिया, जो मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने कांधे पर लटका दिया। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी दरवाजे तक उसे टाटा बाय बाय बोलने के लिए आई। मुल्ला उसे हग और किस करके अपने गधे पर बैठकर अपनी पत्नी को प्यार से देखकर गधे को आगे बढ़ाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी के आंखों में आंसू झलकने लगे। वो उसे तो मिस करेगी जरूर। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ व्यापारियों से मिला जो उसी के डायरेक्शन में जा रहे थे। उनमें से कुछ व्यापारी मुल्ला नसरुद्दीन को जानते थे। व्यापारियों ने मुल्ला नसरुद्दीन का हार्दिक स्वागत किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाकर एंटरटेन किया। दोपहर के समय में वो एक ओएसिस में आराम करने के लिए रुके। आपस में खाना शेयर करके वो पेड़ों की ठंडी छाया में 1 घंटे के लिए सोकर फिर से चल पड़े। अगले शहर पहुंचने में उन्हें काफी दूर चलना था। वो अपने सवारियों को और भी तेजी से दौड़ाने लगे।
मुल्ला नसरुद्दीन उनके साथ चलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब था। उसका गधा थक गया था, बेचारा तेज नहीं दौड़ पा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन पीछे पड़ गया। उसे लगा कि उसका गधा इससे बेहतर नहीं चल सकता। अगर उसने गधे को तेज दौड़ाने के लिए फोर्स किया तो बेचारा गिर जाएगा। व्यापारियों अपने रास्ते पर तेजी से चलने लगे और मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि वो उसका इंतजार दूसरे शहर के यात्री घर में करेंगे। शाम ढलने लगी। रात धीरे धीरे करके आ गई। मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इधर उधर नजर फिरा के मुल्ला नसरुद्दीन को एक गिड्डी दीवार नजर आई। मुल्ला अपनी गर्दन को ऊंचा करके देखने की कोशिश की कि दीवार के उस पार क्या है। उससे कुछ टूम्ब स्टोन्स नजर आए। मुल्ला नसरुद्दीन एक कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। वो क्यों रात कब्रिस्तान में नहीं गुजारता? उसे तो आराम करने के लिए ये तो एक मस्त जगह लग रही थी। वो और उसका गधा दोनों थक गए थे। दोनों को एक रात की आरामदेह नींद की जरूरत थी। कब्रिस्तान एक सुरक्षित जगह थी, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना था कि मरे हुए लोगों के भूत कब्रिस्तान में भटकते हैं। कोई चोर लुचक्के कब्रिस्तान में नहीं आएंगे। उन्हें कब्रिस्तान में क्या मिलेगा? ये बात पर मुल्ला नसरुद्दीन गलत था, और कैसे गलत था ये उसे जल्द मालूम होने वाला था। मुल्ला नसरुद्दीन गधे को तब तक दीवार के पास चलाते हुए गया जब तक उसे कब्रिस्तान का एंट्रेंस नहीं मिला। वो अपने गधे से उतरकर उसे एक खंभे से बांधकर गधे के गले में खाने की पोटली लटकाकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। मुल्ला फिर एक खबर के पास बैठकर अपने पत्नी का बांधा हुआ खाना निकालकर खाने लगा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा कि ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ जमीन पर शैडोज डाल रहे थे। जब हवा उनके पत्तों को हिलाती थी तब उनके साए भी नाचते थे। ये देखकर मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा अम्यूज्ड हो गया। रात में जमीन पर नाचते हुए नारियल पेड़ के साए किसी को भी डरा देते थे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन उन लोगों में से नहीं था। उसे भूत प्रेतों में कोई विश्वास नहीं था। सब दिमागी ख्याल है, मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा कहता था। ये बात अपने आप से इस वक्त भी कहकर मुल्ला नसरुद्दीन अपने खाने को मजा लेकर खाने लगा। उसे बड़ी भूख लग रही थी और वो जल्दी जल्दी खाना गप 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 करके खा लिया। खाने की खाली पैकेट को दीवार के पास फेंककर अपना सर एक टूम्बस्टोन के ऊपर रखकर मुल्ला नसरुद्दीन सो गया। मुल्ला नसरुद्दीन को नहीं पता था कि वो कितनी देर तक सोया था, लेकिन अचानक से उसकी नींद पैरों के आवाज आने पर टूट गई। एकदम से जागकर मुल्ला नसरुद्दीन पैरों की आवाजों को गौर से सुनने लगा। आंखें खोलने के बाद उसे किसी के आने की आवाज क्लियरली आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हवा में थोड़ी सी ठंड थी। नारियल के पेड़ों को हिलाने वाली हवा उनके सायों को जमीन पर नचा रही थी, बिल्कुल भूतों की तरह। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। फुटस्टेप्स और भी लाउड होने लगे। अंधेरे को गौर से घूर कर देखने पर मुल्ला नसरुद्दीन को 5 लोग उसकी तरफ आते हुए नजर आए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि भूतों का एक झुंड उससे पकड़ने आया है। फिर
मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के हाथों में सबलें देखी। अपा, हाँ, ये भूत नहीं, आदमी है। ये जानकर मुल्ला नसरुद्दीन के मन को शांति मिली। उसे पता चल गया कि ये लोग कौन थे। चोर थे ये लोग, जो पिछले दिन खबरें खोदकर मरे हुए लोगों के जेवरात और कपड़े चुराए थे। मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा, मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा। तो मुल्ला नसरुद्दीन खड़े होकर पागलों की तरह चीखने लगा। चोर स्तब्ध होकर रुक गए। डर के मारे वो एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें नहीं पता था कि ये आवाज कहां से आ रही है। क्या ये आवाज कोई भूत कर रहा है? चोरों के लीडर ने बाकी के चोरों को पीछे ठहरने के लिए कहा। लीडर आगे जाकर देखना चाहा कि ये माजरा क्या है। जैसे चोरों का लीडर मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया, तब मुल्ला ने गुर्राते हुए कहा, पास मत आना, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने चीख कर उसकी बैग को लीडर की तरफ घुमाया। कौन हो तुम? चोरों का लीडर ने पीछे हटते हुए पूछा। गुस्ताख, मुल्ला नसरुद्दीन ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने मेरा नाम पूछने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें नहीं पता, ये एक कब्रिस्तान है, ये मरे हुए लोगों की जगह है। मैं मरे हुए लोगों में से एक हूँ। मरे हुए लोग? चोरों का लीडर मजाक करने लगा। अगर तुम सच्चो मुच्चो में मरे हुए हो तो खामोशी से मरे हुए लोगों के साथ खबर में लेटे रहो। क्या तुमने कभी खबर में लेटे हो? मुल्ला नसरुद्दीन डरावनी तरीके से पूछने लगा। अगर यहाँ और देर मंडराया तो जरूर लेटोगे। मुझे मेरे से बहस करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। मैं एक ही नजर में तुम्हें मार सकता हूँ। मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ अभी इसी वक्त, वरना मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। चोरों के लीडर डर के पीछे हटते हुए कहा। चले जाओ, मैं खुले में घूमना चाहता हूँ। मुझे 2 दिन पहले ही दफनाया गया है। खबर बहुत गर्म और ह्यूमिड है। थू, मुझे खुली हवा एंजॉय करनी है। इसी वक्त निकल जाओ सबके सब। भागते हुए चोरों से मुल्ला नसरुद्दीन ने एक और बात कही। एक और बात, अगर तुम में से कोई भी मेरे गधे को छुआ तो मैं तुम लोगों की खबर खोद कर ही चैन पाऊंगा। चोर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गए। ये मुल्ला नसरुद्दीन के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने दोस्तों को बताकर उनके भूतों के डर को मिटा दिया। कितनी मजेदार कहानी थी। आपने क्या सीखा बच्चों? मैंने सीखा कि हमें मुसीबत से निकलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें किसी चीज में भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा?